अरे बच्चों, आज फीटर सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चैप्टर 1 ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। आप जियो मतलब समझ रहे होंगे। जियो का मतलब होता है भूमि और मेट्री मतलब होता है मापन। माने भूमि का मापन करना ज्योमेट्री का मतलब होता है। आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी टूल्स के रूप में, हमें उन्हें आज समझ लेना है, फिर उस पर क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि यह तेज़ी से क्लास होगी, क्योंकि ये एक तरह का क्रैश कोर्स टाइप का होगा और जल्दी से इसी महीने में समाप्त भी करना है। चलिए ध्यान देते हैं कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, इसे हम पॉइंट कहेंगे या बिंदु कहेंगे। पॉइंट का मतलब होता है ना इसमें लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, अर्थात इसमें कोई भी रेडियस नहीं होता, त्रिज्या नहीं होती। यह दिख भले रहा है कि वृत्त के तरह का है, लेकिन इसमें कोई भी रेडियस नहीं होता है। अच्छा, यही बात करें, यदि यही बिंदु दो बिंदु हो जाए तो दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक रेखा का निर्माण हो रहा है, एक रेखा का निर्माण हो रहा है। लेकिन इन रेखाओं में मान लीजिए हमें एक रेखा हो, एक सीधी रेखा हो, और उस सीधी रेखा के दोनों साइड तीर लगा हो, दोनों साइड तीर लगा हो। इसका मतलब ना इसका अंत है ना इसका अंत है, ये कहाँ तक जा सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इसी में दो पॉइंट बना दिए जाएं, दो पॉइंट बना दिए जाएं तो हमको दो पॉइंट मिला ए और बी। इसका मतलब ये जो ए और बी है, ए बी, इसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड। रेखाखंड। तो हमें यदि सिर्फ एक रेखा को दिखाना, मान लीजिए ए पॉइंट बी पॉइंट ना होता, चलिए हम दूसरा बनाते हैं। एक रेखा ए है, इसका ए और बी पॉइंट नहीं है, तब हम इसको यदि इस सिंबल में शो करना होता तो ए बी ऐसे दिखाते, ए रेखा का सिंबल हो गया। लेकिन यदि इसको हमें दिखाना हो ए बी पॉइंट को, तो हम क्या दिखाएंगे, ए बी, इस सिंबल से दिखाएंगे। इसके बाद रेखाएं भी कई प्रकार की होती हैं, रेखाएं भी कई प्रकार की होती हैं। अब ये रेखाएं कर्व भी हो सकती हैं, जैसे इस तरह का हो जाए तो कर्व रेखा, एक ये रेखा हो गई। तो अब देखते हैं कि यदि दो रेखाएं हैं, दो रेखा का मतलब हमारा सिद्धांत बस इतना है कि ये रेखा अनंत तक जा रही है, और रेखाखंड का मतलब ये है कि वो लिमिट हो गई, ए और बी के बीच में लिमिटेड पॉइंट में फिक्स हो गई। तब यदि मान लीजिए दो रेखाएं हों और जो किसी एक बिंदु से निकल रही हैं, तो इस रेखाओं को किरण भी कहते हैं, इन रेखाओं को किरणें भी कहते हैं। और जो किसी एक पॉइंट पर मिल रही है, मतलब इसकी पॉइंट ए, जो पॉइंट ओ होगा, ये लिमिट हो गई। इसके बाद ये दोनों रेखाएं जो है अनंत तक जा सकती हैं। लेकिन इसको भी यदि लिमिटेड कर दिया जाए तो रेखाखंड हो जाएगा। अच्छा, जो दो रेखाएं जो निकल रही हैं, वहाँ पे एक एंगल का निर्माण हो रहा है, मतलब कोण बन रहा है। अब इसी एंगल को हम यदि यूँ समझें कि दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं, तो दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को काटेंगी, कौन करंट लाइन बोलते हैं, इसको कहते हैं कौन करंट लाइन। याद रखेंगे बस, कौन करंट लाइन माने जो किसी एक पॉइंट पर काट रहे हैं। इसके बाद समतली बिंदु की बात करें हम। मान लीजिए एक समतल है जिसमें इसको हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं, इसको ए एक्स एक्सिस हो गया और ए वाई एक्सिस हो गया। तो इसमें बना हुआ एक समतल है और इसमें असमान बिंदु जगह जगह इसमें बने हुए हैं, तो इन बिंदुओं को कहेंगे समतली बिंदु, क्योंकि ये एक लिमिट के अंदर बिंदु पड़े हुए हैं। आगे चलते हैं।
यही लाइनें यदि दो लाइनें इस तरह की खींच दी जाएं जो कभी भी एक दूसरे से ना मिलती हों, कभी भी एक दूसरे से ना मिलती हों, तो इन्हें कहेंगे पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं, जिनके बीच की दूरी हर समय क्या हो, समान हो। माने दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को ना काटें, तो ऐसी रेखाओं को हम समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन भी कहते हैं। अच्छा, पैरेलल लाइन की एक और पहचान है, इन दोनों लाइनों को यदि हमें समीकरण में दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन को यदि हमें दिखाना हो तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का पोर्शन है, याद रखेंगे क्योंकि कंपटीशन में आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो इन दोनों को यदि हल किया जाए और कोई हल ना निकले, कोई हल ना निकले, कोई सलूशन ना निकले, तो तब वो लाइनें जो है पैरेलल होती हैं, तब वो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो इसका स्लोप भी यदि हमको ध्यान रखना हो, SLOP स्लोप, तो क्या होता है M1 बराबर M2, ये याद रखेंगे बस, स्लोप M1 बराबर M2, मतलब M1 के बराबर M2 हो गया, मतलब कभी भी ये सॉल्व नहीं होगा और एक लाइनें कभी भी मिलेंगी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। और लाइनें होती है परपेंडिकुलर लाइनें, परपेंडिकुलर लाइनें, परपेंडिकुलर लाइनें माने जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइनें। माने ये दोनों लाइनें एक दूसरे को समकोण पर काटती हूं। आगे एक और लाइन की बात करें, तिर्यक लाइन, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा जो एक तिरछी लाइन निकली हुई हो। इसके बाद इन लाइन के बारे में हम बताएं जो इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को एक किसी पॉइंट पर काट रही हूं, और इस पॉइंट को कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं एंगल की। एंगल, कोण। जब दो लाइनें किसी एक पॉइंट से गुजरती हैं, माने एक लाइन इधर हो गई तो दूसरी लाइन कहीं इधर हो गई, और जो दोनों पॉइंट जहां मिल रहे हैं यहाँ पे एक एंगल का निर्माण होगा, इसे हम ऐसे कोण से शो करते हैं। चलिए, ये कोण भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के कोण होते हैं, जैसे न्यून कोण। पहला न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश से कम का कोण और 0 से अधिक का कोण, माने 0 से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, ऐसा कोण न्यून कोण कहलाएगा, ऐसा कोण न्यून कोण कहलाएगा। अब देखिए, पॉइंट O हो गया तो A हो गया और B हो गया, ये 0 से अधिक है और 90 से कम है, तो ऐसा कोण न्यून कोण होगा। दूसरा जो है समकोण, राइट एंगल। समकोण क्या है? जो जिनके बीच का एंगल 90 अंश हो। अधिक कोण, अधिक कोण माने जिसका जो 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कम हो, मतलब इस तरह का बना हुआ एंगल अधिक कोण होगा। स्ट्रेट कोण, रिजु, रिजु रेखा, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है?
माने एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण। मान लीजिए पॉइंट है, तो पॉइंट ए हो गया और ए बी हो गया, तो ऐसा बना हुआ कोण क्या होता है? रिज कोण होता है, अर्थात 180 अंश का कोण बनाता हो। यदि इतना हो गया हो तो फिर हम इधर मिटाएं। इसके बाद है रिफ्लेक्स कोण, प्रतिवर्त, रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्त कोण माने 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम का कोण, ऐसा कोण क्या कहलाता है? बृहत कोण अथवा रिफ्लेक्स कोण। चलिए छठवां कोण की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात पूरक कोण। इस पे कई बार प्रश्न आया है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया जाएगा। पूरक कोण माने ऐसा कोण, ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोणों का योग यदि 90 अंश हो जाए तो पूरक कोण होंगे, जो एक ही कॉमन लाइन से बने हुए हों। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि इसमें कॉमन लाइन आपका ए है, तो यदि हम इस रेखा को सी मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये जो दो कोण बने हुए हैं, तो मान लीजिए हम इसको ए मान लें तो इसको बी मान सकते हैं। तो एंगल ए एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, माने ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अर्थात एक कॉमन लाइन से बना हुआ दो कोण, ऐसे कोणों को क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होते हैं? जिनके दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए। अर्थात मान लीजिए एक एंगल है, लेकिन इसका भी एक कॉमन लाइन होना चाहिए, कॉमन लाइन होना अनिवार्य है। मान लीजिए यह ए है तो ये बी है, अर्थात ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, समपूरक कोण। इसके बाद है आसन्न कोण, संलग्न कोण। चलिए, आसन्न, आसन्न कोण, आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण की बात करें माने एक कॉमन लाइन है और दो रेखाएं। यदि हम इस कोण को ए माने, इसको बी माने, तो ये किसी एक कॉमन लाइन से बने हुए हैं, इनको आसन्न कोण भी कहते हैं। चलिए 9वां की बात करें। इसमें खास बात क्या है? इसका शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। इसका शीर्ष, ये जो वो पॉइंट है, ये उभयनिष्ठ माने सभी में है। और दूसरी बात है, एक उभयनिष्ठ रेखा होती है, एक उभयनिष्ठ एक कॉमन लाइन भी होती है। और तीसरा है, इस कॉमन लाइन के दोनों तरफ दो और रेखाएं होती हैं, दोनों तरफ दो और रेखाएं भी होती हैं। चलिए, इसके बाद कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये क्या होते हैं? एक रेखा पर बना हुआ कोण है, अर्थात यदि हम इसे x मान लें तो इसे y मान सकते हैं। और एक रेखा पर बना हुआ कोण चाहे जिस तरह का भी हो, वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा। ये ठीक समपूरक की तरह ही दिख रहा है।
इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है? दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हों तो आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। माने एंगल 1 है तो 2 है, 3 है और 4 है, अर्थात एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसके बाद है दो रेखाओं के साथ, दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा, तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। ये क्या है? दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया कोण। मान लीजिए कि एक रेखा ए है और दूसरी रेखा ए है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो मान लीजिए L1 है और ये L2 है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा जब काटेगी तब क्या होगा? इस पे जो कोण बनेंगे इनका हमको ध्यान रखना है। इस एंगल को मान लीजिए 1 है तो ए वाला एंगल 2 है, ए वाला एंगल 3 है तो ए वाला एंगल 4 है। ऐसे ही ए वाला एंगल 5 है तो ए वाला एंगल 6 है, तो ए वाला एंगल 7 है तो ए वाला एंगल 8 है। जब ये 8 एंगल बन रहे हैं तो दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया कोण, इसका मतलब ये है कि L1 इज पैरेलल L2, माने L1 के समानांतर L2 है। इसके बाद एंगल 1, अब हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4। ऐसे यहाँ पे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इतना ही नहीं हो रहा है, ये चूंकि समानांतर रेखा पर काट रहे हैं, इसका मतलब 1 के बराबर जो है 6 भी होगा, 1 के बराबर 6 भी होगा, 5 के बराबर 2 भी होगा, 5 के बराबर 2 भी होगा, 1 भी होगा, अर्थात इनको हमें ध्यान रखना है। चलिए चलिए अब कुछ प्रश्नों को ध्यान रखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका लंब केंद्र, इसका भी लंब केंद्र, अर्थात लंब केंद्र कहाँ होगा? समकोणी शीर्ष पर, समकोणी शीर्ष पर। दूसरा करा, यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 70 अंश है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का कम से कम संभव मान क्या होगा? मान लीजिए एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है। इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है। तो कह रहा है कि ये जो दोनों छोटे कोण होंगे इससे क्या संभव मान होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या दिया है? 40 डिग्री, 69 डिग्री और 39 डिग्री और 41 डिग्री। यदि ऑब्जेक्टिव दिया है
तो हम इसमें से क्या चयनित करें जिससे कि ये फुलफिल हो सके। तो 70 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, तो दो कितने होंगे हम जानते हैं, एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है। तो 180 अंश -70 कर सकते हैं और -40 करें तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है? तो 70 हमको प्राप्त होगा। चलिए एक कंडीशन हो गई, दूसरा ऑप्शन रखने का प्रयास करें। 180 - 70 - 69, तब कितना प्राप्त होगा? 41 डिग्री। जरा हम ध्यान दें कि क्या सबसे छोटा एंगल 41 होगा? यदि एक 70 होगा तो एक 69 होगा तो एक 41 होगा, होना चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है कि संभव सबसे छोटा संभव मान बताइए। चलिए तीसरा को भी फिल करके देखते हैं। 180 - 70 - 39, इसको यदि हम देखते हैं तब हमको कितना प्राप्त होता है? 69, हाँ 71। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा तो पहले ही कहा 70 है, यदि 39 रख रहे हैं तो एक 71 हो जा रहा है। इसका मतलब ए वाला ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा, ए वाला तो होने की संभावना ही नहीं है। चलिए चौथे को भी रख के देखते हैं। 180 - 70 - 41, तब इसका आंसर क्या होगा? 69। जरा हम देखें ध्यान से कि 180 तो पूरा हो गया टोटल, 70, 41 और 69, यही तीन एंगल होंगे। इन तीनों एंगल की बात करें तो सबसे बड़ा तो 70 होगा, तो 41 और 69 हो रहा है, 41 और 69 हो रहा है। लेकिन संभव छोटा मान, जरा ध्यान दें कि 41 और 69 हो रहा है, तो यदि हम 69 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पे छोटे वाले को ही तो रखा गया है, सबसे छोटे वाले को ही रखा गया है। तो ए वाला भी तो संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि 69 सबसे छोटा अंश नहीं होगा। तो दो कट गए, बचा कौन? 40 और एक 40 वाला 40 हो जाए या 41 हो जाए। तो ये बताइए सबसे, उसने क्या कहा? संभव छोटा मान। तो संभव छोटा मान आपका 40 ही होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव 1 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा एक कोटि पूरक कोण में एक कोण दूसरे से 20 अंश कम है। तो कोटि पूरक सप्लीमेंट्री एंगल अभी बताए थे, पूरक कोण, कोटि पूरक कहिए या सप्लीमेंट्री कहिए या पूरक कोण कहिए। करा है कि एक कोण दूसरे से 20 अंश कम है। अब जरा देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये है तो ये बी है, तो एक कोण दूसरे से 20 अंश कम है, अर्थात a बराबर b माइनस ए हो गया, a बराबर b माइनस ए हो गया। तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हम इसको और आगे कर सकते हैं, इंप्लाइड दैट a के जब रख सकते हैं b माइनस ए प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर कह रहा है कि हम b माइनस ए, ये बराबर बी माइनस 20 होगा, सॉरी 20 हो गया। तब हम क्या कर सकते हैं? 2b बराबर 110, अर्थात b बराबर 55 डिग्री। लेकिन प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न पूछ रहा है कि एक कोण दूसरे कोण से 20 अंश कम है, दूसरे कोण से 20 अंश कम है, तो क्या होगा? ये तो ये दूसरा कोण निकला ना 55 डिग्री। अब हम यहां लिख सकते हैं 55 डिग्री। तो पहला कोण दूसरे से 20 अंश कम है, अर्थात हमको ए की वैल्यू पूछ रहा है। तब हम क्या करेंगे? ए बराबर 55 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा? 35 डिग्री। आंसर हमारा ऑब्जेक्टिव ए सही होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन कह
रहा दो समपूरक कोणों का अंतर, समपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या होता है, मान लीजिए एक कोण है, दो कोणों का योग दो संपूरक कोणों का अंतर 34 अंश है। तो पहले हम जान लें कि मान लीजिए ए है तो दूसरा बी है। हमको खूब अच्छे से मालूम है ए प्लस बी बराबर 180 अंश, और दूसरा कह रहा दोनों का अंतर माने दो संपूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है, अर्थात ए माइनस बी इज इक्वल टू 34। इसको हम समीकरण सॉल्व कर लें तो बी से बी कैंसिल हो सकता है, तो 2a हो जाएगा, माने समीकरण 1 और 2 को जोड़ने के बाद तो हमको मिला क्या, 214। तो ये बराबर हो गया 160 डिग्री। ए का मान, इस ए का मान कहीं किसी एक समीकरण में पुट कर सकते हैं, माने 160 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात बी बराबर 180 माइनस 160, 3 6 7 माने 73 डिग्री। अर्थात ए का मान क्या होगा 160 डिग्री और बी का मान हो गया 73 डिग्री। हम इतना पुट कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है, तो कोणों का मान क्या होगा। ऑब्जेक्टिव बी में सही है 73 और 160, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त का केंद्र O है। एक त्रिभुज है ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O है। अंतःवृत्त का मतलब इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया हो तो इसे अंतःवृत्त कहेंगे, और इसका सेंटर पॉइंट O है। तो कह रहा है कोण BOC 110 अंश, BO अब हम वृत्त को ये हटा ले रहे हैं तब तक। तो कह रहा है कोण BOC का मान 110 डिग्री है, तो कोण BAC का मान पूछ रहा है, माने ए वाला एंगल पूछ रहा है। प्रश्न क्या है, कोण BOC, थोड़ा ओ को हम बढ़िया से लिख दें, BOC का मान 110 अंश, मान एंगल BOC इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो पूछ रहा है BAC का मान क्या होगा, BAC का मान क्या होगा। चलिए इसका एक फार्मूला भी याद कर लीजिए, या एंगल O बराबर, O कहिए या कोण BOC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल BAC बाई 2, अर्थात इस एंगल को यदि हमें निकालना हो तो इस एंगल का आधा कर दें और प्लस 90 डिग्री जोड़ दें, तो हम इसी फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, BOC का मान आपका पहले से दिया हुआ है 110 डिग्री, तो 90 प्लस कोण BAC बाई 2। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जो बीच में होता है वही एंगल होता है, जो बीच में होता है वही एंगल होता है, जो नहीं जो बार बार होते हैं वो सिर्फ साइड के लाइनें दिखाता है। तो हम 90 और इसको इधर कर ले तो क्या होगा, सॉल्व कर ले। कोण BAC बराबर 110 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 20, ये बाई 2 है, तो कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, हम इसको कर सकते हैं 20 गुणे 2,
इधर भाग में तो उधर जाए गुणम हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं 40 डिग्री, अर्थात इस एंगल का मान क्या होगा 40 डिग्री। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है। तो पहले तो कोटि पूरक कोण ए हो गया, तो कह रहा एक कोण अपने कोटि पूरक। अच्छा, कोटि पूरक का एक और मतलब बता दें, एक कोण इसका कोटि पूरक होता है, ये वाला कोण इसका कोटि पूरक होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है एक कोण मान लीजिए ए हो गया तो दूसरा बी हो गया। अब प्रश्नानुसार हम देखें कि कोण का 5 गुना है, माने यदि ए है अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है, तो एक ऐसा कोण है जो एक इसके 5 गुना है, माने 5 एक बराबर। तब हम क्या करेंगे, तो वह कोण होगा, कोण पूछ रहा है ए प्लस बी बराबर हम जान रहे हैं 90 डिग्री। ए का मान तो ए रहने दीजिए, अब बी का मान हम 5 ए रख सकते हैं 90 डिग्री, तो 6a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 15 डिग्री। अच्छा, a बराबर 15 डिग्री, लेकिन कह रहा है कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है, तो वह कोण बताइए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 5 गुना है उसको बताना है हमें, न कि जो सिंगल है उसको बताना है। तो हमें a का मान 15 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 15 अर्थात 75 डिग्री। तो वह जो कोण पूछ रहा है, तो ऑप्शन में आपके चारों मिलेंगे, 15 भी मिल जाएगा, 75 भी मिल जाएगा, 35 भी मिल जाएगा, अर्थात हमें 15 वाले, यहीं पे आंसर गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं कि हम 15 वाला टिक करके आए, पता चला 75 वाला है। तो हमें प्रश्न को सही पढ़ना होगा कि जो कौन सा कोण वो पूछ रहा है। हालांकि ITI में ऐसा नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आंसर नहीं देते हैं, फिर भी ध्यान रखें इस बात को। अगला प्रश्न है दो समपूरक कोणों का अनुपात। देखिए ध्यान से, ये भी प्रश्न बड़ा बढ़िया है। कह रहा दो समपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, माने 2:3 है। मान लीजिए ये है तो दूसरा बी है, तो दोनों का अनुपात क्या करा 2:3 हो, तो कोणों का मान क्या होगा। इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो आनुपातिक योग विधि, आनुपातिक योग विधि, इसका मतलब ये हो गया, या दूसरा हम इसको ऐसे कर सकते हैं, a बराबर 2x लिख सकते हैं और b बराबर हम लिख सकते हैं 3x, और x की वैल्यू निकालने के बाद हम कोणों का मान निकाल सकते हैं। दूसरा होता है अनुपातिक विधि, हम जान रहे हैं टोटल दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 180 गुणे 2/5, माने इन दोनों को अनुपातिक योग कर दें तो हमें एक कोण मिल जाएगा 2 वाला। तो क्या होगा 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, 36 दूना 72 डिग्री, ते वाला 72 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा 180 गुणे 3, जिसको निकालना है उसको ऊपर करेंगे और बटे में 5 कर देंगे। 5 क्यों हो रहा है, 3 2 5, तो 3/5, अब फिर से 36 हो जाएगा, और 36 तिहाई 108 डिग्री, तो इसको हम 108 डिग्री लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया अनुपातिक योग से। दूसरा, यदि हमने x मान लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, a + b = 180 डिग्री, अर्थात a बराबर हम रख सकते हैं 2x + b बराबर रख सकते हैं 3x बराबर 180 डिग्री। इनको हम कर सकते हैं 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 180/5। सीधा सा एक भाग देने की तरीका भी आपको सिखा दें, 180/5, ये 2 अंक हैं, तो 5 तिहाई 15, 3 बचा शेष 0, तो 5 छक्के 30, पूरा कट गया है, अर्थात इसका मान तो आ गया 36। तो हमें a का मान क्या निकालना होगा, a बराबर 2x बराबर 2 गुणे 36 बराबर 72,
और b बराबर 3x बराबर 3 गुणे 36 बराबर 108 डिग्री। तो दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसके कोण क्रमशः x प्लस 5 डिग्री, दूसरा है 2x माइनस 3 डिग्री, और तीसरा है 3x प्लस 4 डिग्री, 3x प्लस 4 डिग्री। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। चलिए हम x का मान निकालने के पहले इसको समझ लेते हैं कि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों के मान दिए हुए हैं, पूछ रहा है x का मान क्या होगा। हम जानते हैं एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात हम तीनों कोणों को जोड़ दें तो हम x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 अंश। यदि हम इनको करें तो x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x 2x और 3x कितना हो जाता है, 3 2 5 और 1 6x, 6x और 5 और 4 9 माइनस 3 6, तो प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसको और लिख सकते हैं 6x बराबर 180 माइनस 6 बराबर 172। हम इसको इधर ही सॉल्व कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 172/6, तो 6 दूनी 12, 5 बचा, सॉरी ये 72 नहीं होगा 74 होगा, 74, तो 6 दूनी 12 और 5 बचा, 6 9 14, अर्थात x बराबर हो गया 29। तो यही x की वैल्यू हो जाएगी 29। एक क्वेश्चन है 36 इंच बराबर सेंटीमीटर। इस प्रश्न को इसलिए उठाए हैं कि इसको समझ लीजिए कि कैसे होता है। हम जानते हैं 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 25.4 मिलीमीटर। ये याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो हम क्या करें 36 इंची, हम इसको यहाँ से ऐसे उठाएं तो 36 और इंच की जगह पर क्या रखेंगे 2.54 सेंटीमीटर। तो इसका इसमें गुणा समझे हम तो 2.54 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अर्थात 2.54 गुणे 36 कर सकते हैं। तो 2.54 गुणे 36, जब इसका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 91.44 सेंटीमीटर। जैसे अगला क्वेश्चन एक और दिया है 3.745 गुणे 5.87, इसका बस गुणा करना है। एक और क्वेश्चन है 44 ऋण 33 प्लस मझला कोष्टक 44 छोटा कोष्टक 33 माइनस 44 माइनस 33
मझौला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। ऑप्शन बी इसको देख लेते हैं। ऑप्शन है 1858 और बी वाला है 1947, सी वाला है 2000 और डी वाला है 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको ध्यान से। पहले कोष्ठकों को समझ लेते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक तोड़ा जाता है, फिर मझौला कोष्ठक और अंत में बड़ा कोष्ठक। तो हम इसको तोड़े यदि तो देख रहे हैं -33 और 33 ये आपस में कट सकते हैं। जब ये आपस में कट सकते हैं तो इनका आपस में क्या होगा, क्या ये आपस में कट जाएंगे? ज़्यादातर लोग गलती यही करेंगे कि ये कहेंगे 44 है और -44 है, काट दो। कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। क्या होगा? 44 गुणे 44 होगा, अर्थात गुणा होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम यहाँ से इतना मिटा सकते हैं। हम मिटा दे रहे हैं, आप नहीं मिटा पाएंगे। चलिए, हमने इतना मिटा दिया। तब ये क्या बना? इस तरह का। तो हम कोष्ठक जो ही हटाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा। तो 44 गुणे 44। अब एक तरीका भी हम आपको सिखाएंगे। 44 गुणे 44 का मतलब होता है वर्ग, माने 44 का वर्ग। और इसको वो गुणा करने का एक तरीका बताएंगे हम। थोड़ा सा इस प्रश्न को हमने इसीलिए उठाया भी है कि क्यों हम जल्दी कैसे गुणा कर पाएँ। 44 का 44 में यदि गुणा करना हो या किसी भी से 2 अंकों की संख्या में उसी संख्या में गुणा करना हो, माने उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना हो, 2 अंक तक हो, तब हमें गुणा करने के लिए हमको खूब अच्छे से एक फार्मूला मालूम है, a + b का होल स्क्वायर। हम इसे a मानेंगे, उसे b मानेंगे। और जब मानेंगे तो क्या होगा, इसको a और इसको b, तो इसका जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है? a² + 2ab + b², ये होता है। तो हम b को b माने तो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। b के जब 4 हो गया तो 4 चौका 16, एक शेष हो गया। इन दोनों का आपस में गुणा, आपस में गुणा और उसका दूना, माने 4 चौको 16 दूना 32 और एक शेष 33, तो शेष बचा 3। और फिर a² हो गया तो 4 चौका 16 और 3 19, 16 और 3 19, तो 1936 हो गया। अर्थात इस नियम को फिर से समझ लीजिए। क्या करना है, हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो हम क्या करेंगे, b के जब 4 को समझें तो 4 चौका 16, फिर इन दोनों का आपस में गुणा तो 4 चौको 16 दूना 32, क्योंकि 2ab है तो 32 और 1 33 हो गया। 3 जब 3 हुआ तो 3 शेष फिर बच रहा, तो 4 चौका 16 और 3 19, तो 1936 आ गया। माने 44 इसको हम एक लाइन में ही कर सकते थे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1936। अब ध्यान से समझने वाली बात है, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो जो चिन्ह होगा माइनस का वही लिखा जाए, अर्थात -1936। तो -1936। अब मझौला कोष्ठक भी हम हटा सकते हैं और ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, यहाँ से प्लस वाला चिन्ह हट जाएगा, माइनस वाला बचा रह जाएगा। जब बचा रहेगा तो 1936 में से 33 को घटा सकते हैं। घटाने के बाद जो चिन्ह आएगा वो होगा, तो हमारे पास पूरा सिंपल अच्छा ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तब हमारे पास आंसर होगा 1947। 40 का कितना प्रतिशत 10 है? फर्स्ट ईयर में आप परसेंटेज चैप्टर पढ़े हुए होंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। हम आपसे पूछें कि आपका हाई स्कूल में मार्क कितना है और कितना पूर्णांक था, मैंने कितना नंबर आप पाए हैं और कितना पूर्णांक था, तो हम उसी को इस भाषा में यदि कहें, मान लीजिए आपने 300 नंबर पाए हों, 300 नंबर पाए हों, या हम यूँ कहें कि 360 नंबर पाए हैं आप, और पूरा था 600 में, तब हम क्या करेंगे? इसी प्रश्न को यदि हम कहें
कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 600 का कितना प्रतिशत, 600 का कितना प्रतिशत 360 है। मैंने हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक था, 360 नंबर पाए तो कितना परसेंट हुआ। वही बात यहाँ कर रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो हम उसी विधि से इसको निकाल सकते हैं। कैसे? 10 को रखेंगे ऊपर, प्राप्तांक हो गया, और पूर्णांक कितना हो गया 40 गुणे 100, और ये गारंटेड है कि इसी फार्मूले से पूरा परसेंटेज का सवाल हल हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं। काटने के बाद ये क्या हो जाएगा 100/4 बराबर 25%, परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। अर्थात 40 का कितना प्रतिशत 10 है 25%। ऐसे ही यदि 360 नंबर होता हाई स्कूल में और 600 का पूर्णांक होता तो गुणे 100, तो हम क्या ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देते तो 6 के 36 60% हो जाता, और ऐसे ही वो भी निकलता है। आगे कह रहा है कि ये भी सवाल बढ़िया है, पहले ईयर में पढ़े होंगे यूनिट वाले चैप्टर में। 5 मीटर का वर्ग बराबर है सेंटीमीटर स्क्वायर के। 5 मीटर का स्क्वायर माने 5 वर्ग मीटर कितना सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस बात को हमें निकालना हो तो हम जान रहे हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जहां मीटर लिखा है हम आपको निकालने का तरीका सिखाना चाह रहे हैं कि जो पूछ रहा है, ये मीटर पूछ रहा है ना, मीटर को चेंज करना किस में, सेंटीमीटर में। तो हम मीटर के जगह पे ये जो बाकी अगल बगल की चीज़ें उसको वहीं रहने देंगे। जो चीज़ है तो हम जान रहे हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हम इसी के जगह पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर वर्ग लिखेंगे, और इधर 5। अब ये कंप्लीट हो गया। लोग यूनिट चेंज करने में गलती यही करते हैं। हम क्या करें, तो 5 गुणे, अब 100 का वर्ग अलग होगा और सेंटीमीटर का वर्ग अलग होगा। तो 100 का वर्ग मतलब 100 का वर्ग गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अर्थात ये जो गुणा का चिन्ह हटा भी सकते हैं यहाँ पे। तो हो गया 500, 100 का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, तो 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है करा 2 गुणे पाई, 2 गुणे पाई गुणे 1/22 का सही मान होगा। सही मान होगा, जरा हम ध्यान से समझें कि 2 गुणे पाई, पाई का मान होता है 22/7 और गुणे 1/22, यही तो हुआ। जब ये हुआ तो हम 22 से 22 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा 2/7। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 गैलन, ये प्रश्न याद रखने वाला है। 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, तो भैया याद कर लीजिए इसको। 1 गैलन बराबर होता है 4.546 लीटर। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया, 2017 में भी पूछा गया है। अब क्वेश्चन इस चैप्टर का ही है, दिया हुआ इसी चैप्टर में, तो अगला सवाल भी देखते हैं लेकिन रिलेटेड नहीं है। करा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। भैया कोई भी त्रिभुज हो, हम आपको बताना ये चाहेंगे कि क्षेत्रफल निकालने का बस एक ही तरीका है, लंबाई गुणे चौड़ाई। माने क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर लीजिए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मान लीजिए कि यह त्रिभुज होता, ये वाला, जरा ध्यान से समझिए। एक ये त्रिभुज है राइट एंगल, और इसको हमें इसे निकालना हो, इसको क्षेत्रमिति में हम खूब अच्छे से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बस समझ लीजिए कि ये त्रिभुज है तो इसका मतलब ये एक आयत का आधा है, आयत का आधा है। एक रेक्टेंगल का आधा एक त्रिभुज हो गया, माने एक पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो हमें यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, इस लंबाई का माने ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई, इसको हम लंबाई और इसको चौड़ाई कर सकते हैं।
तो हम यदि इसको आधार बेस मान लें बी, तो ये हो गया एच। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये क्यों हो रहा है जरा समझे। ये लंबाई गुणे चौड़ाई है और त्रिभुज क्या है? आयत का आधा है, तो इसका आधा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये किसी भी त्रिभुज का फार्मूला निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई बट्टे 2 कर सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई बट्टे 2 कर सकते हैं, अर्थात b गुणे h/2 हो जाएगा। अगला सवाल है पाई का सही मान है। पाई का सही मान अभी एक क्वेश्चन पहले बताया 22/7 होता है। और अगला सवाल देखते हैं। आगे एक सवाल है, देखिए एक सवाल है, कह रहा ABCD, तब क्या करा SP, इसको Q कह रहा है और इसको R कह रहा है। तो कह रहा है कोण RQB के समान कौन सा कोण है? तो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कोण AQR, दूसरा दिया है कोण AQP, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कोण PQB और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कोण CRS। हम अभी जब रेखा बता रहे थे उसी समय हमने बताया था इस तरह का सवाल कि कैसे हल करना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि RQB के बराबर कौन है इसमें से। पहले हम देखते हैं RQB माने कौन सा एंगल हुआ? ये वाला। तो कह रहा इस वाले एंगल के बराबर कौन सा एंगल है? तो हम क्रम से देखते जाते हैं। AQR क्या इस वाले एंगल के बराबर ये वाला एंगल होगा? नहीं होगा, इसका मतलब A नहीं होगा। दूसरा कह रहा कोण AQP इस वाले एंगल के बराबर ये वाला एंगल होता ही है, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो AQP ये वाला सही होगा। चलिए तीसरा को भी चेक करते हैं। PQB क्या इस वाले एंगल के बराबर ये वाला होगा? नहीं होगा। फिर कह रहा कोण CRS, देखिए पहले ध्यान से, CRS का मतलब ये वाला एंगल कह रहा है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? नहीं होगा। ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है, ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं, इसके बराबर हो सकता है लेकिन इसके बराबर नहीं होगा, अर्थात चौथा भी नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और यही आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। करा यदि दर्शाए गए चित्र में एक अल्फा है और दूसरा बीटा है और दो कोणों का जोड़ क्या कर रहा है? 90 डिग्री है। माने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो कह रहा है तो दोनों में से एक कोण क्या होगा? दोनों में से एक कोण क्या होगा? ये देख रहे हैं कि दोनों कोण है, तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, पूरा कोण माने एक दूसरे के पूरा कोण। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है? पहला दिया है समकोण, दूसरा दिया है न्यून कोण और तीसरा दिया परावर्तन कोण और चौथा दिया है
समपूरक कोण। तो जरा समझे हम, समकोण तो दोनों को मिला के होगा, अर्थात केवल एक कोण तो नहीं होगा। न्यून कोण, हाँ इसका ये भी न्यून कोण होगा और ये भी न्यून कोण होगा, ये हो सकता है। चलिए परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल है नहीं इसमें। समपूरक होता तब जब ये 180 होता तब, अर्थात ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, अर्थात न्यून कोण होगा। चलिए आज के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।